Students, today we will discuss the characteristics of covalent compound. But student, before we start the characteristics of covalent compound, you must know कि what is the basic difference between the ionic and covalent compound. Ionic compound में क्या था, due to the loss or gain of electron, वहाँ पे positive और negative ions का existence था, due to which they are having the strong electrostatic forces of attraction. बट अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड में किसी भी तरह का लॉस या गेन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का. दे विल हैविंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे डोंट हैव एनी, यू कैन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. सो बेटा इन कोवेलेंट कंपाउंड इफ देयर आर नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो वी कैन से दैट दे डू नॉट हैविंग दे आर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. सो इनमें जो फोर्सेज होंगी वो आपकी वीक फोर्सेज होंगी एज कंपेयर टू आयनिक, और उन वीक फोर्सेज का जो नाम है वो है वीक वान डर वाल्स फोर्सेज. सो पहला पॉइंट ध्यान कीजिए, सिंस देयर आर नो चार्जेस, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, किसी भी तरह का लॉस या गेन नहीं है, सो यहां पर वीक वान डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट force of attraction. The force of attraction is weak van der Waals forces of attraction. Now the second point regarding their physical state. But all of you know, if we are having the weak forces, then obviously the compound either exists as liquid or it will exist as a gas. Liquid में I can give you the example of water, और गैस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन का. ठीक है, इफ द फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि हमने स्टडी किया था इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ बेटा ऑल ऑफ यू नो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और यहां पर क्या है, वी आर हैविंग वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, पर्टिकुलरली नाम जरूर लिखना है, van der Waals. Therefore they are having less melting point, or you can say low melting point and boiling point. Now the next point is regarding their structure, crystal structure. That is a very important. सो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेटा, ये बेसिकली 3 टाइप्स का है. बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स. अगर हम डिस्कस करें, जो टाइप 1 आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्लियर, इसमें जो आपका यूनिट है, और सिंपल आई विल से द मॉलिक्यूल्स दे विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, the molecules exist independently, having weak van der Waals forces of attraction. I'll give you the example. अगर हम डिस्कशन करें बेटा आयोडीन का, सो आयोडीन में क्या होता है, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया आयोडीन का, दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन. सिमिलरली और भी होंगे, और इनके बीच में क्या होगा, वी आर हैविंग वीक van der Waals forces of attraction. Since the forces are weak, so they are easily fusible and volatile. So first type of crystals है जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, और उसमें क्या होगा, दे आर हैविंग द वीक van der Waals forces of attraction. टाइप 2 में क्या हो बेटा, टाइप 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें वी आर हैविंग crystal layers which slide one above the other, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे. हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं ग्रेफाइट का. जस्ट सी आउट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. सी आउट, this is layer 1 of graphite. each carbon is attached by 3 other carbon atoms, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है, या बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, सो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ एक कार्बन जो है बेटा वो 3 अलग कार्बन से अटैच्ड है.
ड्यू टू विच हर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट वी हैव टू रिमेंबर। डॉट से शो करते हैं इस तरह से। तो ये लेयर 1। सिमिलरली वी विल फॉर्म लेयर 2। दिस इज लेयर 2, अगेन द सेम। बेटा यहां पे नहीं आएगा डॉट, क्योंकि जहां पर आपका नहीं क्लियर, यहां पे मैं कह रहा था ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर कार्बन आपका ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां पे आपको ये स्लैश नहीं लगाना है, ठीक है। ये जस्ट आपका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, बी क्लियर। सो अगेन द सेम थिंग, ईच कार्बन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट, इस तरह से। अब क्या, बड़े ध्यान से देखिए, ये आपकी लेयर 2 आ गई। सो यहां पर क्या है कि आपका जो क्रिस्टल लेयर्स है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। यू हैव डन इन द लोअर क्लासेस आल्सो, इसीलिए जो ग्रेफाइट है उसको लुब्रिकेंट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें लेयर एक दूसरे के ऊपर नॉर्मली क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, ड्यू टू विच दे बिकम्स सॉफ्ट। सो 2 टाइप के हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी किए अभी। फर्स्ट में आपका जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, हैविंग द वैन डर वाल्स फोर्स। सेकंड में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर्स बनाएंगे और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, और लेयर्स के बीच में, बी क्लियर, इन बिटवीन द लेयर्स वी आर हैविंग वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। थर्ड टाइप वी विल डिस्कस नाउ, वी हैव टू मेक द स्पेस। 2 टाइप्स हमने स्टडी किया। नाउ थर्ड टाइप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा बेटा, ईच एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स फॉर्मिंग अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क लैटिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, एक एटम 4 अलग एटम से बॉन्डेड होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम दिस वे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आपका लैटिस बनेगा इस तरह से। सिमिलरली ये जो कार्बन है ये आगे भी कंटिन्यूसली बॉन्डिंग करेंगे, दे विल आल्सो कंटिन्यूसली बॉन्ड, दे विल आल्सो कंटिन्यूसली बॉन्ड एंड दिस विल आल्सो कंटिन्यूसली बॉन्ड। सो यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर एटम सेकंड जो एटम है जैसे कार्बन है 4 एटम से अटैच्ड होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब सेम टाइप का बॉन्ड बार बार रिपीट होता है दैट इज अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क लैटिस। क्या बोलते हैं उसे हम, 3-डायमेंशनल नेटवर्क लैटिस हम उसको बोलते हैं, बी क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आएगी दैट इज जब सेम टाइप का बॉन्ड बार बार रिपीट होता है, देखिए व्हेन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड is repeated again and again, सो बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड की, ये अकेला बॉन्ड जो होगा वीक होगा, बट बहुत सारे बॉन्ड्स हैं तो वीक बॉन्ड का अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ड्यू टू विच दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से दे आर हार्ड। सो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड में अगर आपका कोवेलेंट कंपाउंड 3D नेटवर्क लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा है, 3D नेटवर्क लैटिस क्या होता है, बॉन्ड तो कोवेलेंट ही है बट एक ही तरह का बॉन्ड बार बार रिपीट होगा। कौन सा बॉन्ड रिपीट हो रहा है, सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन कार्बन। और आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एक एटम जो है, व्हाट आई हैव रिटन, ईच एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स, 1 2 3 और 4। तो सेम टाइप का बॉन्ड इतनी बार रिपीट हुआ है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी एंड दे विल हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बट अगर बात की जाए 3D नेटवर्क लैटिस की, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, दीज आर आल्सो सेड टू बी द, इनको एक नाम और दिया गया, दीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज नेटवर्क और 3-डायमेंशनल सॉलिड्स। ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि बेटा इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और सिलिकॉन कार्बाइड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो कोवेलेंट कंपाउंड होने का मतलब ये नहीं है कि सभी में फोर्सेस वीक होंगी। जब आपका सेम टाइप का बॉन्ड बार बार रिपीट होगा, 3D नेटवर्क बनाएगा, देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड हार्डनेस विल आल्सो इंक्रीज। सो बेटा ये थे इनके 3 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग देयर कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस में दीज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रीजन, कोवेलेंट बॉन्ड मेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एक एक्सेप्शन है यहां पे, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रीजन देखिए, अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। सो ग्रेफाइट में क्या था बेटा, जस्ट सी आउट, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, और कार्बन में वी आर हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हर कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्डिंग में 3 वो यूज कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस विल एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द ग्रेफाइट इट विल एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज रिगार्डिंग द कंडक्टेंस। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 6, आइसोमेराइजेशन। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स दे विल शो आइसोमेराइजेशन। बेटा हमें डिटेल में नहीं जाना है कि आइसोमेराइजेशन क्या होता है, और वी विल फॉर्म दे शो आइसोमर्स। हमें सिर्फ इसका रीजन करना है। मैंने जब आपको वी हैव डन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तो वह रीजन बताया था कि आइसोमेराइजेशन का रीजन क्या होता है। जब भी आपका बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होगा, सो वहां पर आइसोमेराइजेशन एग्जिस्ट करेगा। जब भी आपका बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होगा, वहां पर आइसोमेराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कोवेलेंट कंपाउंड की बात की जाए, सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, या कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मीनिंग है कि किन्हीं दो के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बन सकता। उसके लिए स्पेसिफिक हमें रिक्वायरमेंट चाहिए कि अगर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तभी उनमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 की रिक्वायरमेंट है तो डबल बनेगा। ऐसे नहीं है कि जैसे आयनिक कंपाउंड में था कि ईच पॉजिटिव आयन कैन अट्रैक्ट एनी नेगेटिव आयन। सो यहां पर ऐसा नहीं होता कि एक एटम किसी के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। नो, यहां पर कुछ कंडीशंस है, अगर उनको स्पेसिफाई करेंगे देन ओनली द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 एटम। Therefore, I will say the covalent bond is directional in nature, and hence they will show the isomerization or isomers. Now, property number 7 is regarding their solubility. Very important property. So they are soluble in non-polar solvents. बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं विच डज नॉट हैव एनी चार्ज। जैसे मैं बात करूं C6H6, सो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो किसी भी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो बेंजीन सॉल्वेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो कोवेलेंट कंपाउंड, एक चीज़ और, अभी कोवेलेंट कंपाउंड का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। एन हेक्सेन का एग्जांपल लीजिए, 10th में आपने किया होगा एन हेक्सेन, या कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड ले सो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो एन हेक्सेन जो है इज सॉल्यूबल इन बेंजीन। अब देखो यहां पर बेंजीन जो है, सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कंपाउंड है, सो यहां पर कौन सी फोर्सेस हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस। और एन हेक्सेन जो बेसिकली किसका बना हुआ है, C6H14, कार्बन और हाइड्रोजन, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड CC। सो यहां पर भी कौन सी फोर्सेस हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस। सो कोवेलेंट कंपाउंड में वॉन डर वाल फोर्सेस हैं, इसी वजह से वो जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व होता है, क्योंकि उसमें भी कौन सी फोर्सेस हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस। अब डिसॉल्व क्यों होता है, बिल्कुल सिंपल, एन हेक्सेन
अपने मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बेंजीन के अंदर भी एक्सपीरियंस करेगा. दैट इज वे दे कैन इजिली इंटरमिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल राइट कोवेलेंट कंपाउंड्स experience same force of attraction in non-polar solvents as in between their molecules, hence dissolves. सो बेटा ये थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि आयनिक कंपाउंड जो थे वो पोलर में डिसॉल्व होते थे. ये आपके जो हैं इनमें कोई चार्जेस नहीं है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे. तो इस फिनोमिना को एक नाम और दिया गया है लाइक डिसॉल्व लाइक. इट मीन्स जो पोलर है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, वेयर एज non-polar dissolves in non-polar solvent. सो बेटा सॉल्युबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो बीइंग नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो अपने मॉलिक्यूल्स में एक्सपीरियंस करते हैं सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सॉल्वेंट में एक्सपीरियंस करेंगे. देयरफॉर दे विल इजीली इंटरमिक्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रिजल्टिंग इन द डिसोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी दैट आई विल डिस्कस कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे शो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. दे शो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. जैसे अगर मैं कहूं कि H2 + I2 फॉर्मिंग ट्वाइस HI. अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहां पर H2 का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2. Clear to all of you, resulting in the formation of 2 molecules of HI. So basically molecular reaction है. थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए इन आयनिक कंपाउंड में क्या था, आयनिक रिएक्शंस थी. ठीक है. सो फर्स्ट मॉलिक्यूलर रिएक्शन करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई दीज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो. इसका रीजन मैं बताता हूं. क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक करने पड़ेंगे. हमें बेटा HH बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हमें II बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर HI बॉन्ड को बनाना पड़ेगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. सो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में, देयरफॉर जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो आई विल राइट द रीजन व्हाई दीज आर स्लो. यहां से देखिए, बिकॉज द टाइम is consumed in breaking of old bonds and formation of new bonds. अगर आपको ध्यान हो आयनिक रिएक्शन वो फास्ट थी थोड़ा, उसका भी 2 मिनट आई टेक 2 minutes. इन आयनिक कंपाउंड्स दे शो फास्ट आयोनिक रिएक्शंस. जैसे कंपाउंड AB है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, रिएक्ट विद C पॉजिटिव D नेगेटिव. ठीक है. सो क्या होगा, ये फटाफट अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे. क्लियर. और आयंस में कन्वर्ट होने के बाद जो अपोजिट चार्ज के आयन है वो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. सो व्हाट विल आई गेट, AD + B, AD + CB. सो यहाँ पर क्या था, क्योंकि आयंस बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पर टाइम वेस्ट किस में हो रहा है, इन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. देयरफॉर दीज रिएक्शंस दे शो द स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. सो एक बार फिर से देखिए, they are having the, you can say, weak van der Waals force of attraction due to which they exist in liquid state or in the gaseous state. Due to weak van der Waals force of attraction they will have the low melting and boiling point. क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने आपको 3 टाइप के बताए. फर्स्ट जिसमें मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, सेकंड जिसमें आपके लैटिस के लेयर बनेंगी वो स्लाइड करेंगी जैसे ग्रेफाइट है, और थर्ड 3D नेटवर्क सॉलिड बनेगा जिसमें एक एटम 4 अलग डिफरेंट एटम से वो कंबाइन करता है विद कोवेलेंट बॉन्ड. कंडक्टेंस, दीज आर बैड कंडक्टर बिकॉज वी डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, उसमें पर कार्बन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है.
देन दे शो आइसोमराइजेशन बिकॉज इसकी जो नेचर है वो क्या है आपकी डायरेक्शनल नेचर है। सॉल्युबिलिटी मैंने बताया था, दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। रीजन, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट कंपाउंड अपने मॉलिक्यूल में एक्सपीरियंस कर रहा है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में भी एक्सपीरियंस करेगा, देयरफॉर वो इजीली इंटरमिक्स हो जाएगा। एंड लास्ट वी हैव डिस्कस्ड दे शो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज some you can say the time is wasted in the breaking of old bonds and the formation of new bond. So student, this is all about the topic, that is characteristics of covalent compounds. That's all.